जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल मैंने आपको केपलर के तीनों नियम समझाए थे, जिसमें जो आप केपलर का पहला नियम था उसको कक्षा का नियम कहा गया, केपलर का द्वितीय नियम जिसे क्षेत्रफल का नियम कहा गया, केपलर का तृतीय नियम जिसे परिभ्रमण का नियम कहा गया। तो थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या कल बताया था। तो जो मनुष्य के प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में जिज्ञासा रही है कि जो ग्रह होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, उनका आवर्तकाल क्या होता है, कैसे घूमते हैं, उनका आकार क्या है, ये सब चीज़ें मनुष्य के मन में चलती रही हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया। उसी क्रम में पहले वैज्ञानिक आए प्लूटोमी वैज्ञानिक आए। उन्होंने बताया कि सूर्य और सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फिर उसी के क्रम में लगभग 5वीं शताब्दी में महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट आए। इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है और सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में गति कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। ठीक इसी क्रम में लगभग 1000 वर्ष बाद हमारे महान खगोल शास्त्री कोपरनिकस आए। इन्होंने बताया कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है और पृथ्वी, न केवल पृथ्वी बल्कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं, ये बता के चले गए। फिर इसके बाद टाइको ब्राहे आए। इन्होंने लगभग 20 साल तक इसमें अध्ययन किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर इनके साथ ही जो केपलर थे, इन्होंने इनके कुछ सिद्धांत लिए और इन्होंने 3 नियम दिए। जो तीनों नियम अभी मैंने बताया उनके नाम। जब इन्होंने तीनों नियम दे दिए तब न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। इन्होंने देखा कि जो केपलर के नियम थे और जो चंद्रमा की गति थी, और सन 1665 में, सन 65 में ये एक पेड़ के नीचे बैठे। जो पेड़ किसका था? सेब का पेड़ था। तो जब सेब पेड़ से नीचे गिरा तब इन्होंने उसके बारे में सोचा, उसके बारे में अध्ययन किया। इन्होंने क्या सोचा कि जो सेब का पेड़ से गिरना, चंद्रमा की गति और जितने भी ग्रह हैं उनकी गति किसी ना किसी बल से ये गति कर रहे हैं, यानी किसी ना किसी बल से ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इसी बल को इन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहा। इसी बल को इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल कहा। लगभग 1687 में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। लगभग 1687 में गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थिक कण हैं, किसी अन्य कण से एक आकर्षण बल द्वारा, यानी ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थिक कण हैं किसी अन्य कण से आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी आकर्षण बल को इन्होंने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण बल कहा।
उसको ही इन्होंने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण बल कहा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या बताया मैंने कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थिक कण हैं किसी अन्य कण से एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं, उसी आकर्षण बल को क्या कहा इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण बल कहा। अब समझते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो मैंने अभी बताया कि सन 1687 ईस्वी में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण बताया, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अब इन्होंने जो नियम दिया उसको बड़े ध्यान से समझते हैं। क्या नियम दिया था, इन्होंने दिया कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत ध्यान से सुनना, किन्हीं दो कणों के बीच, मान लेते हैं दो कण ये हैं, एक कण ये है और एक कण ये है, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, इसका मान लेते हैं m2 है, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया, क्या बताया इन्होंने कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने नियम दिया। क्या दिया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिखते भी हैं, देखो, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा, यहाँ पे लिख देते हैं, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, किन्हीं दो कणों के बीच, ऐसे याद रखना। देखो मैंने दो कण लिए, एक कण ये है, दूसरा कण ये है, एक कण ये है, दूसरा कण ये है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल, एक द्रव्यमान इसका m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, द्रव्यमान के गुणनफल, इनका गुणा किया, इंटू में क्या है गुणा,
गुणनफल के समानुपाती, इसका चिन्ह है समानुपाती, के बीच की दूरी, दूरी क्या है इनके बीच की, इन द्रव्यमान के जो दो कण हैं इनके द्रव्यमान m1 m2 है, इनके बीच की दूरी क्या है r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को उन्होंने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कहा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं कि मैंने क्या बताया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनली m1 इंटू m2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनली 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जो समानुपाती है इसको हटाते हैं, ये जो समानुपाती है ये क्या है, समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह, ठीक है। जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट क्या आएगा, जी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे जी क्या है, जहाँ पर जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहाँ पर जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आया ना, क्या बताया मैंने आपको, अभी रिपीट करता हूँ मैं फिर से, कि किन्हीं दो कणों के बीच, मैंने दो कण लिए m1 और m2, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने लिखा F प्रोपोर्शनली m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे r क्या है, यहां पे लिख लेना, जहां r क्या है, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी है। और m1 m2 तो पता ही है, m1 क्या है, द्रव्यमान है, एक कण का द्रव्यमान, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान है, g मैंने बता दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अभी g के बारे में बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे, g होता क्या है, इसका मान कितना होता है, इसका मात्रा क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, समझ में बात आई। तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आया। तो न्यूटन आए, उन्होंने सन 1687 में अपना नियम दिया। कैसे दिया, केपलर के नियमों का अध्ययन करके, ठीक है, और चंद्रमा की गति का अध्ययन करके, पेड़ से फल का गिरना इसका अध्ययन करके, इन्होंने काफ़ी चीज़ें अध्ययन करके गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको जरूर नोट करना है। इसमें पहला पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो, गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, और जो कणों की प्रकृति है उस पर निर्भर नहीं करती है। यानी कणों की प्रकृति, यानी मान लेते हैं ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब ये सूर्य है, सन है, ये क्या है, अर्थ। कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या है, जलता हुआ सूरज है। ये क्या, हमारी प्यारी पृथ्वी है। तो कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मान लेते हैं एक लोहे का कण है, ये क्या है, आयरन है, और ये क्या है, एक लकड़ी का कण है। फिर भी इनके बीच क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और इनके बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इनके बीच कौन सा माध्यम है, यहाँ पानी भरा है, यहाँ की वायु है, यहाँ पे कुछ भी है मान लेते हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला पॉइंट समझ में आया। तो लिखते हैं पहला पॉइंट क्या है,
गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कणों की प्रकृति तथा उनके बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कणों की प्रकृति तथा उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? यह सदैव आकर्षण बल है। यह सदैव आकर्षण बल है। आकर्षण बल है, यानी यह हमेशा आकर्षित करता है चीजों को। जैसे ये बॉल है कोई, ठीक है, ये क्या है? अर्थ है। तो ये बॉल नीचे की ओर आएगी, ना कि ये बॉल ऊपर की ओर जाएगी। तो हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा नीचे की ओर काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल है जो ऐप कहाँ पे? नीचे की ओर काम करेगा। क्लियर? समझ में बात समझ में आई ना? जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो किसी भी वस्तु पर लगेगा हमेशा नीचे की ओर लगेगा। अब कहो सर, अब ये पृथ्वी है मान लेते हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये दो वस्तुएं लगी हैं। अब इनकी ओर थोड़ा नीचे की ओर काम करेगा। दो वस्तुएं, इनके नीचे भी तो नीचे काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल, तभी तो ये टिकी हुई हैं धरती पर, जमीन पर ये टिकी हुई हैं। बट इनके बीच भी क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। बट लेकिन अपन को वो अनुभव नहीं होगा। अनुभव क्यों नहीं होगा? ये चीज़ हम आगे बताएंगे क्यों अनुभव नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो दूसरा पॉइंट क्या है? यह सदैव आकर्षण बल है। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट, यह सदैव यह केंद्रीय बल है। यह केंद्रीय बल है। यह हमेशा केंद्र की ओर काम करता है। यह हमेशा केंद्र की ओर काम करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है। क्रिया प्रतिक्रिया बल मैंने आपको बताया था। न्यूटन के जो गतिविषयक नियम थे उन्होंने बताया था। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। तो यानी कोई वस्तु ली मैंने, ये दो वस्तु ली, तो जो पहली वस्तु होगी ए, जो दूसरी वस्तु होगी बी, तो पहली वस्तु जितना बल लगाएगी बी पर, तो बी वस्तु भी ए पर उतना ही बल लगाएगी। समझ में आई चीज? तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया बल बताता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। 5वां नंबर पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पेज चलते हैं। 5वें नंबर का पॉइंट क्या था? यह संरक्षी बल है। संरक्षी बल है। अब बोलो सर ये संरक्षी बल क्या है? तो संरक्षी बल वो बल है जिसमें, संरक्षी बल क्या है? यदि किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु है यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो उसमें जो किया गया कार्य है पथ पर निर्भर नहीं करता है। उसमें जो किया गया कार्य है पथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी पथ पर निर्भर ना हो, वही क्या कहलाता है? संरक्षी बल है। समझते हैं? यानी कोई एक ये वस्तु है ए, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले गया,
ये ए डैश हो गई है, ठीक है। यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए तो उसमें जो किया गया कार्य है पथ पर निर्भर ना हो, यानी इस पथ पर निर्भर ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, संरक्षी बल कहलाएगा। अब इसमें बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। पहला एग्जाम्पल गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा प्रत्यास्थ बल, तीसरा स्थिर वैद्युत बल, चौथा वैद्युत चुंबकीय बल। कितने एग्जाम्पल आए? संरक्षी बल के कितने एग्जाम्पल हैं? बहुत सारे हैं। एक तो गुरुत्व बल हो गया अपना, गुरुत्व बल, दूसरा प्रत्यास्थ बल, प्रत्यास्थ बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा गुरुत्व बल हो गया, प्रत्यास्थ बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, और नेक्स्ट स्थिर वैद्युत बल हो गया। कौन सा हो गया? स्थिर वैद्युत बल। समझ में आया? यह क्या एक है? संरक्षी बल है। क्या है? संरक्षी बल है। संरक्षी बल मैंने बताया अभी कि जब एक वस्तु को दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर ना हो, तो क्या कहलाएगा? संरक्षी बल कहलाएगा। अब इसी का क्या होता है अपोजिट? असंरक्षी बल। इसी का अपोजिट क्या होता है? असंरक्षी बल। असंरक्षी बल क्या है? जब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए तो उसमें जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर हो, तब क्या कहलाएगा? वो असंरक्षी बल कहलाएगा। उसके एग्जाम्पल हैं घर्षण बल हो गया, ठीक है, घर्षण बल हो गया, और बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे असंरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है कि जब भी दो कणों के बीच आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो तो उसमें अन्य कण प्रतिभाग नहीं करते हैं। दो कणों के बीच जब आकर्षण बल लगा हो तो उसमें अन्य कण क्या नहीं करते हैं? प्रतिभागी नहीं होते हैं। ये तो अगला पॉइंट हो गया। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब दो कण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो उसमें अन्य कण प्रतिभागी नहीं करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आया होगी। तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, यहाँ पे फिनिश होता है। तो आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या बताया मैंने? किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। उसमें क्या बताया मैंने? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनली m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनली m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनली 1 अपॉन r स्क्वायर के। क्लियर? यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। F इनवर्सली प्रोपोर्शनली 1 अपॉन r स्क्वायर ये है। मान लेते हैं ये दो कण हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। इनवर्सली प्रोपोर्शनली का मतलब ये होता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनली 1 अपॉन r स्क्वायर के। इसका मतलब ये होता है यदि हम r बढ़ाएंगे तो F घटेगा, यानी इन दो द्रव्यमानों m1 m2 द्रव्यमान है, m1 m2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएं। m1 और m2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं। जैसे ये बढ़ती जाएगी तो उनके बीच क्या गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, और जैसे ही अगर हम इनको इसकी बीच की दूरी क्या कर दें? कम कर दें, तो जो गुरुत्वाकर्षण क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो r बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, r घटाने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या? बढ़ेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? समझ में आया ना? ठीक। अब बात करते हैं जो हमने बताया था आगे। क्या कितने पॉइंट डिस्कस किए मैंने? 4 से 5 पॉइंट डिस्कस किए। इसमें पहला पॉइंट क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल कणों की प्रकृति तथा उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो जो दो कण हैं उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है कि उनके बीच पानी है, वायु है
कैरोसिन है, पेट्रोल है, कुछ भी भरा हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है, उन पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कणों की प्रकृति मतलब एक लोहे का ले लिया, एक कांच का ले लिया, तो इस पे निर्भर नहीं करेगा, चाहे दोनों लोहे के ले लो, चाहे दोनों कांच के ले लो, कुछ भी हो, लेकिन कणों की जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा दोनों पे समान लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, यह सदैव आकर्षण बल है, यानी ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, यह आकर्षण बल हो गया। नेक्स्ट, यह केंद्रीय बल है, यह हमेशा केंद्र की ओर लगता है। क्लियर। यह क्या है, एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी एक पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा दूसरे पिंड पर ही क्या उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्लियर। मैंने ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के थर्ड लॉ में समझाया भी है। क्लियर। यह एक क्या है, संरक्षी बल है, संरक्षी बल भी बताया मैंने। संरक्षी बल वो है जो किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए तो उसमें जो किया गया कार्य है पथ पर निर्भर ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, संरक्षी बल है। तो किसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया एक, प्रत्यास्थ बल हो गया एक, और विद्युत चुंबकीय बल हो गया, और स्थिर वैद्युत बल हो गया। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। क्लियर। अब अपन बात करते हैं जो हमने बताया था आपको, ये जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि यहाँ से हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 को नीचे लाओ, m1 इंटू m2 इक्वल टू जी। तो जी का फॉर्मूला क्या आया, जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। क्लियर, समझ में बात आई। तो जी यानी जी का मात्रक, जी का यूनिट क्या हुआ, जी का यूनिट एफ यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर यानी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, बट स्क्वायर है तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान कितने हैं, दो द्रव्यमान है, m1 m2, मतलब 1 किलोग्राम और दूसरा किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर, एक ये मात्रक हो गया। क्लियर। आई होप इतनी बात समझ में आपको आई होगी। तो जी का मान मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब याद रखने वाली बात है इसका मान कितना होता है, जी का मान, जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, और किसमें, एसआई पद्धति में, जी का एसआई पद्धति में मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या हुआ, जो एसआई पद्धति में है जी का मान होता है, कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब वो आपसे पूछ सकता है कि जी का सीजीएस पद्धति में मान, जो जी का सीजीएस पद्धति में मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर।
तो जी का जो एसआई पद्धति में मान होता है कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जो सीजीएस पद्धति में 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर प्रति ग्राम स्क्वायर। क्लियर। तो ये तो जी के बारे में क्या होगा, उसका मान हो गया, उसका मात्रक हो गया। और जी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि है। जी क्या है, एक अदिश राशि है। क्लियर। तो यहाँ पे तो आपका ख़त्म होता है जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ था पूर्ण तरीके से। ये मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन दिया था। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल नियम क्या था, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह है। ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह है। मैंने समानुपाती हटाया, कैपिटल जी यानी समानुपातिक चिन्ह आया। वो जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और जो आर है, आर क्या है, दो कणों के बीच की दूरी है। क्लियर। मैंने कुछ पॉइंट बताए जो याद रखने हैं आपको। गुरुत्वाकर्षण बल कणों की प्रकृति था उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये मैंने आपको भी बताया। यह सदैव आकर्षण बल है, यह केंद्रीय बल है, यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है। नेक्स्ट क्या बताया, यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल बताया, उसके बहुत से एग्जाम्पल बताया मैंने। गुरुत्व बल हो गया, प्रत्यास्थ बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, स्थिर वैद्युत बल हो गया, और बहुत सारे बल होंगे। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन और करता है, जी भी समझ लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बताया मैंने, जी का मान निकाल के यहाँ से बताया। जी की यूनिट बताई, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी का एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या होता है मान, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी का सीजीएस पद्धति में मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर प्रति ग्राम स्क्वायर। क्लियर। आपके पेपर में एक क्वेश्चन करता है कि जो बल होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, 5 बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल बल, और चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, घर्षण बल हो गया, बहुत सारे बल हैं। ठीक है। तो सबसे जो प्रबल बल है और सबसे दुर्बल बल है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे जो प्रबल बल है वो क्या है, न्यूक्लियर फोर्स यानी चुंबकीय बल। चुंबकीय बल है। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है विद्युत चुंबकीय बल यानी विद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका दुर्बल बल यानी एफ मतलब डब्ल्यू मतलब वीक यानी दुर्बल बल। इसके बाद आता है एफ जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है सबसे कमजोर बल है, यानी दुर्बल बल से भी कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है जो सबसे कमजोर बल है। ये सीक्वेंस है, याद रखना आप हमेशा। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।